दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो सामाजिक विज्ञान है जिसका कोड है 213 उसके 5वें चैप्टर के बारे में। भारत में ब्रिटिश शासन का अधिकार। ठीक है, ये एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको इसकी जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं में से एग्ज़ाम आता है, इसके बाहर से एग्ज़ाम नहीं आता है। यानी अच्छे खासे 70-80% से आप पास हो सकते हैं। और ये जो चैनल है ये खासकर उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो घर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके पास ट्यूशन फीस के लिए पैसे नहीं हैं या कहें कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं कोचिंग ले सकें। तो घर बैठे ही आप इससे सीख सकते हैं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूट डालो राज करो से आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेजी सरकार ने भारत में अपने शासन की कमज़ोर हो रही जड़ों को मजबूत करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल, तो उसी को हिंदी में फूट डालो राज करो की नीति कहते हैं। अब डिवाइड एंड रूल का मतलब कई लोग तो जानते ही होंगे, मतलब क्या है उसका। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर आपको राज करना है, अगर आपको उन पर शासन करना है तो आपस में फूट डाल दो। तो अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए यहाँ नीति अपनाई। और सन 1905 में हुए बंगाल के विभाजन का भी प्रमुख एक कारण फूट डालो और राज करो की नीति था। तभी था कि बांग्लादेश वहाँ से अलग हो गया था। नंबर 2 क्वेश्चन, स्थायी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? व्यवस्था या बंदोबस्त से आप समझते ही हैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसकी व्यवस्था की गई हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है कि स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में शुरू की गई। ठीक, ये 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में क्या गई थी, शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों को अंग्रेजी सरकार को पैसे की एक निश्चित राशि जमा करनी होती थी और शेष राशि जमींदार की होती थी। ठीक, क्या समझ में आया कि अंग्रेजी सरकार को वहाँ के जो जमींदार थे उनको पैसे को, जो पैसा जो भी कमाते थे, जो भी पैसा उनके पास होता था उसका कुछ भाग जो है वो अंग्रेजी सरकार को दे देते और बाकी बची हुई राशि वो अपने पास रखते थे। यानी बाकी बचे हुए पैसे वो अपने पास रखते थे। जमींदार ज़्यादा मुनाफे के लिए किसानों पर अत्याचार करने लगे थे। यदि किसी कारण जमींदार अंग्रेजी सरकार को राशि नहीं दे सके तो अंग्रेज उस जमींदार की संपत्ति को बेचकर राशि वसूलते थे। यानी सपोज करो किसी ने नहीं दे पाया, कोई वो जो कर है या वो जो पैसे हैं नहीं दे पाए वो, तो अंग्रेज उनकी संपत्ति बेच देते थे, उनकी ज़मीन बेच देते थे और उससे जो पैसा वसूलते थे वो उनका काम था। तो शुरुआत में जो ब्रिटिश सरकार को स्थायी बंदोबस्त से फ़ायदा हुआ, लेकिन इससे अंग्रेजी सरकार की आय निश्चित हो गई और अंग्रेजी सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। लगभग 20 साल बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद को किस प्रकार बढ़ावा दिया? तो भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। इस विकास में विशिष्ट बौद्धिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उनका ज़्यादा इसमें योगदान रहा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता को मूल अधिकार समझता था और जिसमें अपने देश को अन्य पाश्चात्य देशों के समकक्ष लाने की प्रेरणा करता था। ठीक, पाश्चात्य देशों का इतिहास पढ़कर उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत के प्राचीन इतिहास से नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी प्रेरणा नहीं मिली है, बल्कि आधुनिक काल में नवोदित राष्ट्रवाद अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम है। देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए हुए नवोदित विशिष्ट वर्ग ने ही राष्ट्रीयता का झंडा उठाया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आप अपने जो एग्ज़ाम में लिखेंगे वो अपनी ही भाषा में लिखें। समझ लीजिए जैसा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर नहीं है ये कोई चीज़ें। जैसा मैं समझा रहा हूँ किताबों में आप जाएंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन आंसर मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूँ, तो आप इसे समझिए। और जो क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे एग्जाम में वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको सिर्फ लिखने से मतलब है, उस चीज़ को समझाने से मतलब है। मतलब ये नहीं है कि आप किताबी ही पूरी की पूरी लैंग्वेज यूज़ करें, आप खुद की भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी का युद्ध क्या था?
तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गए थे। जो सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे धोखेबाज भी थे। यानी उनके पास दोनों प्रकार के लोग थे उनकी टीम के अंदर। होता ही है, किसी भी आपने आज तक मूवी भी देखी होगी, शासन देखा होगा, मूवी शासन वाली मूवी देखी होंगी, तो आपने देखा होगा उसी में एक व्यक्ति जो है वो उन्हीं के परिवार का एक थोड़ा कहें तो विरोधी टाइप का होता है, यानी कि वो उनकी मुखबिर टाइप का होता है, जैसे कि विभीषण, वैसे ही। और एक बंदा होता है जो उसकी पूरी कायनात संभाल के रखता है। तो इस प्रकार से वो धोखेबाज था। युद्ध 23 जून को प्रातः सुबह 9 बजे शुरू हुआ और मीर जाफर और जो राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे, मतलब पूरी तरीके से इनएक्टिव रहे। इस युद्ध में मीर मदान जो था वो मारा गया और जो रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी हो गया। जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने लड़ा था युद्ध उनके खिलाफ, वो विजयी हो गया। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफर सीधी सी बात है धोखेबाज था, तो उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसकी वजह से ही तो हारे थे ये बंगाल के लोग, ठीक। और के.एम. पणिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला था। समझ गए ना आप। 5वां क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध क्या था? तो बक्सर का युद्ध आपने सुना ही होगा। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी से ही शुरू हो चुका था, लेकिन मुख्य रूप से यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई, जिनमें मीर कासिम पराजित हुआ। फलस्वरूप वह भागकर अवध आ गया और शरण ली। मीर कासिम ने यहाँ के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहयोग से अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई, लेकिन वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका। अपने कुछ सहयोगियों की गद्दारी के कारण वह यह युद्ध जो था वो हार गया। पता ये मुखबर होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6, हैदर अली कौन थे? तो भाई हैदर अली जो थे वो दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। साउथ इंडिया के मैसूर जगह, जो मैसूर जगह है, मैसूर जो कह लो, वहाँ के ये सुल्तान थे। उनका जन्म का नाम हैदर नाइक था। वो अपने सैन्य कौशल के कारण काफ़ी प्रतिष्ठित हुए और इसी कारण मैसूर के शासकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंग्रेजों को वह अपना शत्रु मानता था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत से धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? धन के निष्कासन यानी धन को निकालना, है ना। तो धन का निष्कासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक देश से दूसरे देश की ओर निरंतर धन का प्रवाह होता है। यानी एक देश से दूसरे देश की ओर निरंतर धन बहता है, या कहते हैं उसे ले जाया जाता है, लेकिन उस धन के बदले में उस देश को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ना तो वस्तु और ना ही सेवा। भारत में धन की निष्कासन प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश द्वारा जून 1757 में बंगाल विजय के बाद शुरू होता है। प्रारंभ में इस धन का निष्कासन का स्वरूप था बंगाल से लूट, बंगाल के नवाबों द्वारा किया गया पुरस्कार, जो दिया गया पुरस्कार, दस्तक के दुरुपयोग से प्राप्त लाभ तथा 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी अधिकार से प्राप्त राजस्व, ये सब वहाँ इसे निष्कासन किया गया। इन सब का इसे ले जाया गया भारत से ब्रिटिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहायक संधि क्या थी? तो सहायक संधि समझ ही रहे हैं आप कहीं ना कहीं, सहायता के लिए। तो सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति थी जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली यानी 1798 से 1855 तक रहे थे ये, द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया। इस प्रणाली में यह कहा गया कि प्रत्येक भारतीय राजा को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए धन का भुगतान करना होगा और इसके बदले में ब्रिटिश उनके विरोधियों से सुरक्षा उनकी करेंगे। इस संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया। यानी एक दूसरे की, उसने कहा कि जो यहाँ के राजा है वो दुश्मनों से अंग्रेजों को बचाएंगे और अंग्रेज जो मतलब उनको रक्षा देंगे, और अंग्रेज क्या करेंगे कि उन दुश्मनों से, जैसे मान लो जो यहाँ के राजा, उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ के राजा हैं वो हमें पैसे देंगे, यानी कि अंग्रेजों को पैसे देंगे, और अंग्रेज जो हैं उनके दुश्मनों से उन राजाओं की रक्षा करेंगे। ये संधि हुई, तो इसी को सहायक संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति क्या थी? यानी कि लॉर्ड डलहौजी क्यों पराजित हुए? तो डलहौजी ने 1848 ईस्वी में
इसने रियासतों का विलय के लिए एक नीति लागू किया, यानी रियासत जो थी वो आपस में मिल जाएं उसके लिए, ठीक। और जिसे हड़प नीति या विलय की नीति या लैप्स की नीति कहते हैं। पहला, निसंतान राज्यों के दत्तक पुत्रों के अधिकार को ना मानते हुए उनका राज अंग्रेजी राज में मिला लेना, कि जिसकी कोई औलाद ही नहीं है, जिसके कोई संतान ही नहीं है, उसका उत्तराधिकारी ही नहीं है आने वाले समय में, तो उसको जो है अधिकार मतलब जो राज्य अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, उनको अंग्रेजी सरकार में मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़, कुशासन के आधार पर देसी राजा को हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेना। जो राजा है देश का, उसका कुशासन के आधार पर उसको हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये। 1857 के विद्रोह के कारण जो थे वो 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में सबसे पहला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये 4 थे। तो राजनीतिक रूप से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति खेली जाती थी ये, और दूसरा सामाजिक तौर पर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ट्रेन वगैरह बनने लगी, ये सब। तो भारत के लोग काफ़ी भयभीत हो गए, डर गए कि पता नहीं क्या है, क्यों है, ऐसा चीज़ हो रही है। तो भारत के लोग भयभीत हो गए, तो ये भी दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि आर्थिक रूप से वहाँ बहुत, जो वहाँ के लोग थे काफ़ी गरीब हो रहे थे, कोई आय स्रोत नहीं था, बेरोजगार हो गए थे, तो इस वजह से। चौथा है धार्मिक। धार्मिक रूप से क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग जो है ईसाइयत अपनाने लगे थे, क्रिश्चियनिटी अपनाने लगे थे। तो इससे जो है भारतवासी काफ़ी खफा हो गए कि यार बहुत ही जल्दी से यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर 1857 के विद्रोह में कारण हुआ। लेकिन हुआ क्या कि ये 1857 विद्रोह जरूर हुआ, लेकिन ये हार गए क्योंकि कुछ मुखबिर थे जो मतलब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, ठीक, जो भारत के ही राजा होते थे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही बने रहिए। और भी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।